नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है यूपी स्पेशल। इसमें लगभग हम यूपी का 80% यूपी स्पेशल से संबंधित जो 80% फैक्ट हैं उनको हम कवर करेंगे। और ये वाली पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल क्रैक एग्जाम विद रविकांत पर मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको वहाँ से आप प्रिंट निकलवा लें या फिर लिख लें और इस वीडियो को देखें साथ साथ, तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें बहुत सारे फैक्ट इंक्लूड किए गए हैं और ये घटना चक्र तथ्यसार का भी सार है, तो उसको जो है कंसाइज वे में लिखने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सबसे पहले भौगोलिक स्थिति पे बात करते हैं। तो ये गोंडवाना क्षेत्र का भूभाग है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप जानते ही होंगे इसको। अब यूपी की जो सर्वाधिक लंबी सीमा है वो लगती है एमपी से, और एमपी के 11 ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश से टच होते हैं। ओके, और अगर हम न्यूनतम सीमा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है, और हिमाचल प्रदेश से भी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर वाला जो ज़िला है वो टच होता है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद जैसे ज़िले टच होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो नेपाल है, नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले टच होते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, ये जो है सब पश्चिम से, इस तरह से पश्चिम से पूरब की ओर इनका क्रम है, तो आप एक क्रम में ही इनको याद कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है वो है सोनभद्र। ठीक है, तो सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जो कि सबसे ज़्यादा प्रदेशों को टच करता है। कौन कौन से हैं? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो इस तरह से हम अगर यूपी को बनाने का प्रयास करें तो ये वाला जो है ये है सोनभद्र, जो कि 4 ज़िलों को टच करता है। और ये वाला एरिया यहाँ पर है ज़िला ललितपुर। सबसे कम प्रदेशों को टच करने वाला उत्तर प्रदेश का ज़िला है ललितपुर, जो कि अभी हमने बताया था अभी यहाँ पर। ये है उत्तर प्रदेश, तो ये है ललितपुर। ये सबसे कम प्रदेशों को टच करता है और सबसे ज़्यादा प्रदेशों को टच करता है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो आप लोगों को पता होगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि भारत के टोटल क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, और इसकी अगर हम चौड़ाई देखते हैं तो अगर हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम, यूँ इस तरह से हम बात करते हैं, तो इसकी जो दूरी है वो 650 किलोमीटर है। और उत्तर से अगर दक्षिण को हम बात करें इस तरह से, तो ये 240 किलोमीटर है। इसको हम याद रखेंगे। और क्षेत्रफल के मामले में आप लोग जानते ही हैं, चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। इससे पहले राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। आपको पता होगा राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है भारत का। यहाँ पर और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि उत्तराखंड जब बनाया गया था उत्तर प्रदेश को काट कर, तो उत्तर प्रदेश के 13 ज़िलों को काट कर उत्तराखंड बनाया गया था। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है, सबसे पूर्वी ज़िला बलिया है और सबसे पश्चिमी ज़िला शामली है। उत्तर प्रदेश के एनसीआर में 8 ज़िले शामिल हैं, और 8वां ज़िला कौन सा है? शामली। शामली जो है इसका 8वां ज़िला है उत्तर प्रदेश का, जो कि एनसीआर में शामिल है। और एक चीज़, एनसीआर में टोटल जितने ज़िले शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बाकी सबको मिलाकर, उनमें शामली जो है वो 23वें नंबर का ज़िला है। आप इसको भी याद रखेंगे। प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पर राढ़ कहा जाता है। गंगा यमुना मैदान का निर्माण जो है वो कॉप मिट्टी से हुआ है। कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है, और बुंदेलखंड में एक घास पाई जाती है जिसका नाम है चलास घास, तो इसको भी याद रखेंगे।
यहाँ पर कुछ शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं बघेलखंड में, और यहाँ पर बहने वाली एक प्रमुख नदी है सोन नदी। जो बघेलखंड है, तो बघेलखंड के, जैसे कि ये बघेलखंड है, तो बघेलखंड के उत्तर में सोनपुर पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। दक्षिणी पठारी प्रदेश का ढाल जो वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। जैसे कि ये उत्तर प्रदेश अगर हम बना देते हैं इसका, तो इसका हम ढाल की अगर बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर है, अर्थात ये वाला एरिया जो है ऊंचा है और इधर को जो है एरिया कैसा है, निचला एरिया है। मतलब ढाल यूं है, इसका दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है। तो ये देख लिया हमने। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में आता है, इसको याद रखना है। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो जलवायु है वो शुष्क शीत वाली मानसूनी जलवायु अर्थात CWG यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक औसत तापमान जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में रहता है। सबसे ज़्यादा गर्मी उत्तर प्रदेश में झांसी में पड़ती है और आगरा में। सबसे कम गर्मी वाला जो ज़िला है वो बरेली है, बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। पूर्वा बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून है जो बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। सबसे ज़्यादा बारिश उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में होती है और सबसे कम बारिश मथुरा में होती है। अब उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, जो यहाँ की प्राचीनतम कॉप मिट्टी है उसको बोला जाता है बांगर। इसके अलावा इसको उपरहार मिट्टी भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे हम। नवीन मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ और दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोमट व बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिकटा, करियाल और धनका ये भी कहा जाता है। यहाँ पे एक मिट्टी और पाई जाती है जिसका नाम है भोटा। भोटा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक मिट्टी पाई जाती है माड या मार मिट्टी जिसको बोलते हैं। ये काली या रेगुर जो मिट्टी होती है उसी की तरह होती है। इसकी जो गुण है, क्वालिटीज़ हैं वो उसी तरह है जिस तरह से काली मिट्टी के होते हैं। इसके अलावा एक मिट्टी होती है माट मिट्टी। यह उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी एरिया है उसमें पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना बहुत ज़्यादा पाया जाता है, चूने की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है पड़वा मिट्टी। तो पड़वा मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है और यह हल्के लाल रंग की होती है। ठीक है। पड़वा मिट्टी मतलब जो ये वाला एरिया होगा यहाँ पाई जाती है पड़वा मिट्टी, क्योंकि ये बुंदेलखंड वाला एरिया है नीचे। अभी हम देखेंगे बुंदेलखंड में कितने ज़िले आते हैं उत्तर प्रदेश के। एक होती है राकल मिट्टी, ये दक्षिण पर्वतीय पठारी ढलानों पर पाई जाती है। लाल मिट्टी मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाई जाती है। एक होता है ढूं किसे बोलते हैं, ये ऐसी मिट्टी होती है जो नदी के किनारों पर पानी में डूबी हुई होती है ना। जल प्लावित नदी के किनारी भागों पर पाई जाने वाली मिट्टी होती है जिसको ढूं बोलते हैं। भाट कुशीनगर की मिट्टी को बोलते हैं। चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्रों में अवनलिका अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा अवनलिका अपरदन से प्रभावित क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है। पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अवनलिका अपर्दन होता है, दक्षिण में रिले अपर्दन होता है, पूर्व में उत्तर में परत अपर्दन होता है। अगर हम वायु अपर्दन की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा मथुरा में और आगरा में होता है। इसके अलावा जो जलीय अपर्दन है उससे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र जो है हिमालय का तराई क्षेत्र, नाम से पता लग रहा है तराई वाला एरिया जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, तो जलीय अपर्दन होता है यहाँ पे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़े यहाँ पे कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि संसाधनों से संबंधित हैं या और यहाँ पर जो परियोजनाएं हैं सिंचाई से संबंधित या फिर अन्य चीज़ें। तो सबसे पहले सिंचाई वाला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय सहारनपुर में स्थापित हुआ था 1823 में। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो नलकूपों के द्वारा की जाती है। मतलब टोटल सिंचाई का
1% के आसपास जो एरिया है वो नलकूपों के द्वारा सिंचित होता है। दूसरी चीज़, इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। कुओं द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो गंगा घाटी का मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर होती है, उत्तर प्रदेश में। प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जहाँ पर भूमिगत जल का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए। सबसे ज़्यादा नहरें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से निकाली गई हैं, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। अब हम ये नहरों की बात करते हैं तो पूर्वी यमुना नहर ये सबसे ज़्यादा पुरानी नहर है। 1631 में इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था और ये सहारनपुर से निकाली गई है। दूसरी आगरा नहर है जिसका उद्गम क्षेत्र ओखला है। 1837 में इसको जो है बनाया गया था। इसके बाद आती है ऊपरी गंगा नहर, इसका उद्गम हरिद्वार से हुआ है। फिर है निचली गंगा नहर जिसका उद्गम नरौरा से हुआ है, नरौरा एक बुलंदशहर में है। शारदा नहर तो सबसे ज़्यादा लंबी है, ये 12,368 किलोमीटर। इसका उद्गम बनवासा से हुआ है, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसी पर खातिमा शक्ति केंद्र है। तो दो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो शारदा नहर क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबी है, उसके अलावा पूर्वी यमुना नहर जो कि सबसे ज़्यादा पुरानी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पेयजल परियोजनाएं हैं, जैसे कि आगरा बैराज, गंगाजल बैराज, गोकुल बैराज, लवकुश, मतलब आंग गोल, ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, इसके माध्यम से याद रख सकते हैं या फिर आप अपनी कोई भी ट्रिक बना लें इसको। तो ये है, ये सारी पेयजल परियोजनाएं हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे परियोजनाएं दी होंगी तो निम्नलिखित में से कौन सी पेयजल परियोजना है या निम्नलिखित में से कौन सी पेयजल परियोजना नहीं है। तो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताप परियोजनाएं। तो उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के द्वारा जो स्थापित है, जैसे कि दादरी जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, ऊंचाहार रायबरेली में है, रिहंद और सिंगरौली दोनों सोनभद्र में है, टांडा अंबेडकर नगर में है और ये औरैया, ये सब एनटीपीसी के द्वारा स्थापित है। दादरी और जो औरैया है इसमें वो गैस आधारित है, बाकी कोयला आधारित है। और राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा ताप विद्युत केंद्र जैसे कि अनपरा और ओबरा दोनों ही सोनभद्र में है। रूस के सहयोग से इनको शुरू किया गया था या इनको बनाया गया था। 1967 में प्रारंभ हुआ था कार्य, 1971 में तैयार हुआ था। इसके अलावा हरदुआगंज अलीगढ़ में है, पनकी कानपुर में है, पारीक्षा झांसी में है। हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र को विद्युत आपूर्ति किस परियोजना के द्वारा होती है, तो रेहंद परियोजना के द्वारा होती है। कल्याणपुर जो कि अलीगढ़ में है, घोसी जो कि मऊ में है, ये सौर तकनीक आधारित परियोजनाएं हैं। इसके अलावा नरौरा में 220 के 2 रिएक्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर व्यावसायिक उत्पादन 1 जनवरी 1991 से शुरू हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। और देखिए नेक्स्ट, ये जो है थोड़ा इसमें मिक्स करके चीज़ें लिखी हुई है, मिसलेनियस टाइप के हैं, जैसे कि बांसी, मकरी, खो क्षेत्र, ये मिर्ज़ापुर में है। ये नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मैग्नेसाइट होता है एक, तो मैग्नेसाइट जो है वाराणसी और बांदा में मिलता है। इसका निर्माण सहताप ईंटों के निर्माण में किया जाता है, सहताप ईंटों को बनाने में इसका निर्माण किया जाता है मैग्नेसाइट का। और पायरोफ्लाइट होता है, इसका भी यूज सहताप ईंटों को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इमारती पत्थर मिर्ज़ापुर में मिलते हैं, ग्रेफाइट हमीरपुर में मिलता है। और राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। अभी इससे पहले हमने एक बात और की थी, 1974 में स्थापना की गई थी, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या बताया गया था। इसके अलावा देखिए बहुउद्देशीय कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हैं। राजघाट जो कि बेतवा नदी पर है, यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। गंडक यूपी और बिहार की है। रामगंगा बिजनौर में है उत्तर प्रदेश के। माता टीला और राजघाट ललितपुर में है। ओबरा और रेहंद दोनों सोनभद्र में हैं। शीतला बेतवा नदी पर झांसी में है। सलवा भोला ये मेरठ में है गंगा नदी पर। ओके, इसके अलावा निर्गजनी चित्रौरा ये दोनों मुजफ्फरनगर में हैं। बेलका और बावेल ये यमुना नदी पर हैं सहारनपुर में। अब देखिए इंपॉर्टेंट खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है इतना ज़्यादा धनी नहीं है, ज़्यादा खनिज संसाधन यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर जो भी खनिज संसाधन है मुख्यतः वो दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
तो यहाँ पे कुछ एरिया हैं जैसे कि गुरुमा, कनाज, बापूहारी, ये मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है। यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है और आप जानते होंगे चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा चाइना किले, डोलोमाइट, जो कि लौह इस्पात उद्योग में काम आते हैं, ये सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और बांदा में मिलते हैं। इसके अलावा हीरा, तो हीरा जो है बांदा में मिलता है और मिर्ज़ापुर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है जंगल क्षेत्र, यहाँ पर भी हीरा मिलता है। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट ललितपुर में मिलता है। सोना जो है शारदा व रामगंगा नदियों में मिलता है। सोना व प्लेटिनम धसान नदी जो कि ललितपुर में है, वहाँ पर मिलता है। इसके अलावा कोयला सिंगरौनी जो कि सोनभद्र में है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे निकाला जाता है। और हम जो है ये देखिए उत्तर प्रदेश का ये मैप है, तो यहाँ पर ये जो हैं ये 7 ज़िले, ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये 7 ज़िले उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एरिया है उसको बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आते हैं। इसके अलावा देख लीजिए उत्तर प्रदेश में उद्योग, तो यहाँ पर 12 सेज हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। मोजरवेयर कंपनी नोएडा में है, जो कि सौर ऊर्जा सहित गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र का है ये। उत्तर प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है। औद्योगिक नगर जो है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि कानपुर है, इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और यहाँ पर सिगरेट निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, गाज़ियाबाद ये जाने जाते हैं। लोहे के बाट उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में बनते हैं और आगरा में बनते हैं, ठीक है। और लकड़ी से संबंधित तो जो फर्नीचर हैं ये हाथरस में, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली यहाँ बनते हैं। लकड़ी के नक्काशी का काम सहारनपुर, नगीना में होता है। खिलौने जो हैं लकड़ी के वो लखनऊ में और वाराणसी में। इसके अलावा लखनऊ में टॉर्च निर्माण से संबंधित उद्योग भी है। बरेली में बेंत की छड़ियाँ जानी जाती हैं। दूसरी चीज़ कृत्रिम रबड़ का कारखाना, तो ये मोदी नगर में है, बरेली में भी है और गाज़ियाबाद में। इसके अलावा पीतल के सामान, तो पीतल का सामान और बर्तन जो है वो मुरादाबाद में बनते हैं। इसके अलावा पीतल की जो मूर्तियाँ हैं वो मथुरा में बनती हैं। सीमेंट इंडस्ट्री चुर्क और डाला, ठीक है, चुर्क और डाला में है। जूट की मिलें जो हैं वो कानपुर में और सहजनवा में है, जो कि सहजनवा कहाँ पर है, गोरखपुर में है। कानपुर में इसके अलावा गंधक का तेजाब और बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना भी है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर कारखाना है झांसी में। और कंप्यूटर सहायता प्राप्त जो डिज़ाइन परियोजना है ये कानपुर नगर में है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान है गाज़ियाबाद में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर में है। पेपर से संबंधित अगर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं तो वो समझ जाइए कहाँ पर है, सहारनपुर में है। लेकिन हाथ से जो कपड़ा बनाया जाता है उसका केंद्र जालौन में है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा कानपुर में और कौन कौन सी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं अभी। कानपुर में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये सब कहाँ पर है, कानपुर में ही है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ कहाँ पर है, हापुड़ में है, बाराबंकी, वाराणसी, सहारनपुर में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर इलाहाबाद में है और गोंडा और गाज़ियाबाद में भी है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की जनजातियों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो एसटी जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या की 0.6% है, ठीक है। और इंडिया की जो टोटल एसटी पॉपुलेशन है उसकी 1.09% है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या। अनुसूचित जनजाति आदेश निकाला गया था 1967 में, जिसके द्वारा 5 एसटीज़ को जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया था, मतलब 5 जातियों को, जिसमें भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, थारू। 2003 में 10 अन्य को जनजातियों का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जो एसटी समूह है वो है गोंड, और उसके बाद नंबर आता है खरवार का। उत्तर प्रदेश के जालौन और फैज़ाबाद 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे।
इसके अलावा देखिए कौन कौन सी जनजातियों, कुछ जनजातियों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो जौनसारी बिक्सु पांचोई दियाई उत्सव मनाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिक्सु या पांचोई दियाई कोई सा भी एक नाम दिया होगा। ये उत्सव कौन सी जनजाति मनाई जाती है? जौनसारी। इसके अलावा देखिए थारू गोरखपुर में पाई जाती है, किरात वंश से संबंधित है, बजहर पर्व मनाती है और ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। इनके यहाँ पर बदला विवाह जैसी प्रथा है और शिक्षा के लिए इनकी लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय बनाया गया है। इसके अलावा थारू विकास परियोजना शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1980 में। इसके अलावा एक जनजाति है बुक्सा, जिसको भूक्सा भी बोलते हैं। ये बिजनौर में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के। ये पटवार राजपूत हैं। यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ की जो पंचायत है, उस पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति है उसको तख्त बोलते हैं। चामुंडा देवी की पूजा की जाती है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। इसके अलावा बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 84 में शुरू की गई थी। इसके अलावा महिगीर जनजाति है जो कि बिजनौर में पाई जाती है। ये इस्लाम के अनुयायी हैं और मछली पकड़ना इनका व्यवसाय है। इसके अलावा खरवार सोनभद्र में है। इसका मूल निवास है पलामू, जो कि झारखंड में है। कर्म नृत्य करते हैं ये लोग खरवार। सैनिटरी मार्ट रोजी योजना शुरू की गई थी 2001-2002 में, जिसका उद्देश्य था मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाना। मैला ढोने को रोक दिया गया था और इसके विकल्प के तौर पर अन्य रोजगार दिया गया था। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ अधिकतर जो जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की, वो सोनभद्र में ही पाई जाती हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इधर परहैया, बैगा, अगरिया, पटारी, भुइया, चैरो, पांखा, पानिका, ये सब सोनभद्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा चैरो वाराणसी में भी पाई जाती है। बाकी पांखा और पानिका ये मिर्ज़ापुर में भी पाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश का परिवहन और संचार देख लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीयकृत परिवहन यहाँ पर 15 मई 1947 को शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो NH-19 है। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता के लिए है। और एक सारथी सॉफ्टवेयर जो कि स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, शताब्दी बस सेवा लखनऊ व गोरखपुर नगरों के बीच शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज़ के द्वारा सबसे पहले जो बसों का संचालन है वो लखनऊ व बाराबंकी के बीच किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 को हुई थी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन 1993 से शुरू हुआ था। राज्य सड़क परिवहन जो है वो 21 क्षेत्रों में बटा हुआ है। महानगर बस सेवा उत्तर प्रदेश में 6 जुलाई 1992 से शुरू की गई थी। लखनऊ योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं झांसी में मिलते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा 6 लेन कंट्रोल्ड है ये। ठीक है, जेपी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और अटल पथ जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसका नया नाम अटल पथ है। ठीक है, झांसी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, औरैया, जालौन, इटावा इन जिलों से होकर ये गुजरेगा। फिर इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और रेल की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो पहली रेलगाड़ी है वो 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी। उत्तर पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। उत्तर मध्य क्षेत्र का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश में 9 रेल प्रभाग हैं। वाटर की बात कर लेते हैं तो नेशनल वाटरवेज 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है और जो कि देश का सबसे लंबा वाटरवेज है। वायु की बात करें तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो कि बमरौली में इलाहाबाद में है। सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा गोरखपुर में है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में की गई थी। हवाई डाक सेवा 1911 में शुरू हुई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में है। कुछ हवाई अड्डे जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, मैच करने के लिए आ जाता है कि जो बमरौली है वो इलाहाबाद में है, बाबतपुर वाराणसी में है, सरसावा सहारनपुर में है, चकेरी नागरिक कानपुर में है, खेरिया आगरा में है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी फुर्सतगंज रायबरेली में है। निजी हवाई अड्डा जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा बनाया गया है म्योरपुर सोनभद्र में है।
भारतीय सेना का एयरपोर्ट झांसी में है और वायुसेना का जो एयरपोर्ट है वो बक्सी का तालाब लखनऊ में है। तो ये आज है रहा यूपी स्पेशल। इस यूपी स्पेशल में हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। केवल करंट अफेयर्स की चीज़ें रही हैं जो कि आप घटनासार या कोई अन्य मैगजीन करंट अफेयर्स की होगी वहाँ से आप कर लेंगे। इसके अलावा पिछले सालों में जो क्वेश्चन पेपर आए हुए वो आपने कर लिए और ये आपने वीडियो देख ली अच्छे से, तो आपका पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इस PDF को मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का नाम है क्रैक एग्जाम विद रविकांत। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।